अस्सलाम वालेकुम जी। आज का चैप्टर नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हैमिल्टन कॉनिकल इक्वेशंस के बारे में। तो पहला हमारा टॉपिक है कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हमें इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इससे एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें पता चलेगा। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन में फर्क का भी इससे और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो शुरू करते हैं जनाब। कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपने हैमिल्टोनियन का पूरा चैप्टर पढ़ा हो तो आपको देखेंगे कि अगर आप उसे लैग्रांजियन के साथ मुआवजा करें तो वो कोई आसान नहीं है। आपने उसी तरह हैमिल्टोनियन फंक्शन लगाना है, उससे पहले लैग्रांजियन निकालना है, फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये आपके पास प्रॉब्लम को आसान नहीं करता, यानी आपके लिए डिफिकल्टी लेवल वैसा ही है जैसे पहले था। तो आपने जैसे लैग्रांजियन का प्रोसीजर है आपके पास, तो अब इसी तरह जब आप वो इक्वेशंस बना लेते हैं, फिर इक्वेशन और मोशन में आपको सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रल भी चाहिए होगा, क्योंकि वो तो डिफरेंशियल फॉर्म में आती हैं आपके पास। अच्छा जी। तो इस डिफिकल्टी को उसने देखा है हैमिल्टन ने। उसने कहा कि अगर हम एक तरीका देखा कि जनरेटिंग फंक्शन की मदद से कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करें, इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म कर लें ऐसे जिसमें उसका नतीजा आसानी से निकल आए। तो उसके हम सर एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे जैकोबी। उन्होंने उनकी हेल्प की, एक बहुत जबरदस्त मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जिसे हम जनरेटिंग फंक्शन फार्मूलिज्म कहेंगे, ताकि वो कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करें, ताकि हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से हल किया जा सके। अब तक जितना पढ़ा आपने चंद मुश्किल मुश्किल लफ्ज देखे होंगे। इसमें एक आ रहा है लफ्ज जनरेटिंग फंक्शन। ये पूरा लेक्चर आएगा कल वाला जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा। और एक जो लफ्ज आ रहा है कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये अभी हम समझ जाएंगे। तो ये दोनों टर्म जब हम पढ़ लेंगे डिटेल के अंदर, तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे उसने ये तरीकाकार जो पहले हमने हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन में इस्तेमाल किया, उससे एक आसान तरीका निकाला कि जिसमें आपका मैथमेटिक्स कम हो गया। अब जनाब तो ये क्या है कैसे, पहले तो एक आज का दिन हमारा एक ही लफ्ज पे चलेगा, कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे शुरू करते हैं जनाब। तो आपके पास एक सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक से ज्यादा जनरलाइज कोऑर्डिनेट में। क्या मतलब, जैसे एक मिसाल से देखो कि एक पार्टिकल है जो एक प्लेन में जा रहा है, तो आप उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से भी जाहिर कर सकते हो। उसकी एक पोजीशन एक्स एक्सिस के लिहाज से, एक पोजीशन वाई एक्सिस के लिहाज से। आप उसको पोलर कोऑर्डिनेट के लिहाज से भी जाहिर कर सकते हो, यानी उसकी पोजीशन एक आपका कोऑर्डिनेट आर, एक आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा। तो इसका मतलब आपने एक ही चीज को दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के तहत समझा सकते हैं, और दोनों चॉइसेस आपके लिए वैलिड है। अब तो अब फिर मतलब किसका आ जाता है कि हमें किस में आसानी है, कन्वीनियंट हम किसके अंदर हैं, तो वो हम चॉइस करेंगे। तो जैसे अगर सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें एक्स और वाई तो साइक्लिक नहीं है, तो जबकि पोलर कोऑर्डिनेट में थीटा एक कोऑर्डिनेट है जो कि साइक्लिक है। तो अल्टीमेटली मेरी चॉइस फिर कौन सी हो जाएगी, पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगी। अच्छा। तो आपके पास जैसे नंबर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट हैं, ये अब मुझे जाहिर सी बात है कार्टेशियन में तो कोई नहीं मिल रहा था, वो किस में मिला, पोलर के अंदर मिला। तो इसका मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की जो आपके पास नंबर्स है उसकी तादाद है, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा जो कोऑर्डिनेट लेंगे, ऐसे एक पर्टिकुलर चॉइस करेंगे जिसमें तमाम कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएं, साइक्लिक हों। अगर नहीं होंगे तो हम एक प्रोसेस लगा के उन्हें उस तक लेके जाएंगे कि वो साइक्लिक बनाएंगे। तो ये हमारा पहली चीज आपको समझ आ गई कि भाई आपके पास एक से ज्यादा जनरलाइज कोऑर्डिनेट में आप किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। आपने अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक एक कोऑर्डिनेट चुनना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, या सारे ही कोऑर्डिनेट क्या हो, साइक्लिक हो। ठीक है। अब ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का चुनना है, जो चुनाव है, ये आपके पास किसी भी सिस्टम के लिए एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है। कैसे, अगर आप लैग्रांजियन देखें तो लैग्रांजियन में हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में पढ़ रहे थे, तो ये आपके पास इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट से क्या मुराद लेनी है कि आप कोई भी स्टेटमेंट देखोगे, वो आप जौन सा मर्जी कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल कर लो, जवाब सही में आएगा। यानी वो हर कोऑर्डिनेट के अंदर सेम आंसर देगा।
ठीक है, तो ये बात मैं किसके लिए कर रहा हूँ, लैग्रांजियन के लिए कर रहा हूँ जिसमें कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है। अब अगर आप लैग्रांज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे में, तो आपको जाहिर है उनके बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो ये जो लैग्रांजियन का एक कोऑर्डिनेट से दूसरी कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म होना है, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस भी कहते हैं। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है ये सिर्फ और सिर्फ आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है क्यू पे। तो जैसे आप यहां से देख के पहले आपका जो पहला सेट ऑफ कोऑर्डिनेट था स्मॉल क्यू आई था, नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कैपिटल क्यू आई है, तो आप इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो एक इक्वेशन आपने बना दी, कैपिटल क्यू बराबर है क्यू आई, ये डिपेंडेंट है किस पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम के ऊपर। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक आपने ले ली। तो इसका ना सिर्फ पोजीशन जो आपका कोऑर्डिनेट है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस सिर्फ एक आपके पास कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, उसके पोजीशन उसके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे आप यहाँ पे देखें कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को आप कार्टेशियन के साथ रिलेट करते हो, तो वो इक्वेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा। तो ये एक रिलेशन अब आपको समझ आ रहा है कि एक कोऑर्डिनेट से जा रहे हैं दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर। तो ये चीज क्या कहला रही है, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप कौन सी स्पेस देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आएगा। ठीक है, ठीक है बात। अब आप जब हैमिल्टोनियन में जाते हो तो वहां पे फेज स्पेस आ जाती है। लैग्रांजियन में कौन सी थी, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस सिर्फ क्यू पे डिपेंड कर रही है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे। जबकि फेज स्पेस हम जानते हैं दो चीजों पे डिपेंड करती है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटा। तो ये बातें याद रखने की हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसे नाम देंगे कोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब बातें देखो, लैग्रांजियन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन स्पेस थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को सिर्फ डील करती है। जब मैं हैमिल्टोनियन में आ जाऊंगा तो फेज स्पेस, और आपके पास इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी दैट इज कोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बात वही है जैसे पहले किया कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को सादा करना है। कैसे, एक नया जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपने चुनना है, जिसे मैंने कैपिटल क्यू आई पी आई से कर दिया। अगर आप पुराने वाले देखें तो वो स्मॉल क्यू आई पी आई थे। जब आप इसको चेंज कर लोगे, यानी स्मॉल क्यू आई पी आई को चेंज करके कैपिटल क्यू आई पी आई नए वाले जनरलाइज कोऑर्डिनेट में जाओगे, उससे जो फायदा हासिल करना था कर लिया, जो नतीजा आएगा जाहिर सी बात है वो कैपिटल क्यू आई पी आई में आएगा। तो वो वापस फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर लोगे जो असल वाले कोऑर्डिनेट थे। बात समझ आ गई? तो ये एक तरीकाकार, हल्का सा मैकेनिज्म मैंने समझा दिया कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। कि पहले अपनी सूरत के लिहाज से देखने के लिए चूंकि सिंप्लीफाई करना है, तो नए वाले जनरलाइज कोऑर्डिनेट में कोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। जब उससे नतीजा हासिल हो गया, एडवांटेज हो गया, उसको वापस ले आए किसके अंदर, जो उसकी ओरिजिनल थे। अब यहां से कैपिटल क्यू जो नए वाले जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, तो देखो ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, जनरलाइज मोमेंटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको इस पैटर्न पे भी लिख सकते हैं, इस पैटर्न पे भी लिख सकते हैं। तो ये दो आपके पास पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, ये जनरलाइज मोमेंटा के तौर पे आ गया। अब जो लैग्रांजियन है ये आपके बुनियाद, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोऑर्डिनेट पे है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। तो एन जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे, तो एन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएंगी, यानी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक, क्योंकि जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उतनी ही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएंगी। तो जो पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है ये लैग्रांजियन में कोई बदलाव नहीं लाता। तो अब अगर आप हैमिल्टोनियन में देखो तो इसका एक भी तो आपके पास कौन सा है, ये भी तो कोऑर्डिनेट वाला है ना। तो अगर आप पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन देखो तो अगर वो लैग्रांजियन में बदलाव नहीं लाता तो वो हैमिल्टोनियन में भी बदलाव नहीं लाएगा। यानी कि स्मॉल क्यू आई से कैपिटल क्यू आई में जाओगे तो ये कोऑर्डिनेट चेंज करने से आपके पास उसमें हैमिल्टोनियन में कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे लैग्रांजियन में नहीं आया। अच्छा, अब जब मैं हैमिल्टोनियन की बात करता हूं तो इसमें 2n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यानी 2n जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, यानी आपके पास डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो गई। n कोऑर्डिनेट्स हो गए और n मोमेंटा हो गए। तो अब इसका मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, यानी आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज्यादा इक्वेशनें बनेंगी। तो इसका मतलब अब आप
टू एन वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन में शामिल करेंगे। तो यही तो इसका फायदा है कि आपके पास हैमिल्टोनियन ज्यादा पावरफुल है किससे, लैग्रांजियन से। क्यों? जब आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसमें बदलाव तो कोई नहीं आएगा, जो आपके पास मच ब्रॉडर होगा। किसके लिहाज से? जब आप लैग्रांजियन में को ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो वो भी इनवेरिएंट रहेगा। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हैमिल्टोनियन की इक्वेशन में बदलाव नहीं आता, इक्वेशन की शक्ल में। ठीक है, इसी तरीके से लैग्रांजियन की शक्ल में बदलाव नहीं आता। मैं उनके फैक्टर्स की वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं उस इक्वेशन के रूप की बात कर रहा हूं कि वो वैसी ही होगी। जैसे आप यहां पे देखो कि अगर आप कहें कि ये लैग्रांज फंक्शन है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है और उसकी वेलोसिटी, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो अब आप जब इसके कोऑर्डिनेट चेंज करोगे तो देखो वही चीज है, जस्ट आपने नए वाले कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में लिख दिया। यहां पे एल था, यहां पे एल प्राइम कर दिया आपने। यानी यही बात मैं कह रहा हूं इनवेरिएंट, कि आपकी इक्वेशन का टेक्स्ट नहीं बदलता। अब जैसे आप लैग्रांज इक्वेशन है तो डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल की स्मॉल क्यू डॉट जे आप है आपके पास यहाँ पे पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे है, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू है, यहाँ पे कैपिटल क्यू कर दिया। आई जे आप कोई सा भी लिख सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब आपके पास जैसे हैमिल्टोनियन है, आप देखो यहाँ पे स्मॉल क्यू पी टी था, अब ये उसी शक्ल में लिखा हुआ है मगर कैपिटल, यानी आपने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए हैं, तो ये इनवेरिएंट है, हैमिल्टोनियन भी और लैग्रांजियन भी। तो मगर मसला सिर्फ यही है कि जब आप हैमिल्टोनियन में जाते हो तो वहां पे ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ज्यादा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यही चीज बस समझनी है आपने कि अब आप जैसे यहाँ पे हैमिल्टोनियन फंक्शन देखो तो आपने इसे एच प्राइम कर दिया, स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल, यानी आपने उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज किए हैं, ये ओल्डर हैं, ये न्यूअर हैं। इसी तरीके से ये ओल्डर आपकी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये न्यूअर में आ गई। तो आपने देखा उसका पैटर्न नहीं चेंज हो रहा, यानी आपके पास जैसी इक्वेशन एक कोऑर्डिनेट में है सेम उसी शक्ल की दूसरी कोऑर्डिनेट में, मगर उसकी अपनी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये चीज समझनी है आपने। तो जनाब, अब आपके पास जो कॉनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आप हैमिल्टन प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हो। अब आप जो कंडीशन लगाओगे ट्रांसफॉर्मेशन पे वो यही कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कॉनिकल फॉर्म में रहनी चाहिए। हैमिल्टन प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो आपने लिखा था पार्शियल आई बराबर है पार्शियल T1 से T2 एल, मैंने प्राइम कर दिया, मैंने यानी नए वाले कोऑर्डिनेट में लिखा dt इक्वल टू 0, इसे आप एक्सट्रीमम की कंडीशन कहते थे। तो जब आप ये कंडीशन, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था ये वाला हैमिल्टन प्रिंसिपल वाला, तो वो लैग्रांजियन स्पेस में था। तो इसका मतलब हमने इसको जब बनाया था तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के लिहाज से बनाया था, मगर अब तो हमारे पास हैमिल्टोनियन का मामला चल रहा है। तो इसका मतलब अब आपने जो कंडीशन लगानी है वो फेस स्पेस वाली लगानी है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस वाली नहीं। और फेस स्पेस में हम जानते हैं फंक्शन दो आ जाते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटा। तो इसका मतलब अब आप जब इस इक्वेशन को लिखोगे तो इस रूप में लिखोगे कि भाई जब आपने हैमिल्टोनियन में जाना है तो ये आपके पास हैमिल्टोनियन फंक्शन था, एल प्राइम इस तरफ ले और एच उस तरफ चल जाएगा, तो ये वैल्यू इसी तरीके से आपने प्लेस कर दिया है। अब आपके पास जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी कि आपके पास जो Q और P आई का एंड पॉइंट्स के ऊपर वेरिएशन है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जैसे वहां पे था ना कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो था कि आपने कहा था कि टाइम आपके पास T1 से T2 के तक है, तो वो मैक्सिमा या मिनिमा का मामला आया था। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई आपके पास कंडीशन क्या इंपोज की कि जो वेरिएशन है एंड पॉइंट्स पे वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये जनाब अब आपने देखा कि कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मोटा मोटा क्या समझ आया कि भाई हमने नए कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं जो आप उसे किसी एक इक्वेशन के साथ लिंक करेंगे, पुराने वाले और नए वाले को। इक्वेशन की जो बेसिक नेचर फॉर्म है वो नहीं बदलेगी, ठीक है। और अब आप उसमें ऐसी कंडीशंस लगा दोगे जिससे इक्वेशन को हल करना क्या होगा, आसान। जब आप उससे रिजल्ट्स ले लोगे तो वापस आप बुनियादी इक्वेशन के अंदर वापस आ जाएंगे, ठीक है, उसे फिर दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो ये जनाब हमारे पास कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसी से नेक्स्ट जनरेटिंग फंक्शन की जो टर्म आ रही थी वो देखेंगे। तो वो दोनों जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हमें समझ आएगा बेहतर तौर पे कि कैसे हम कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को या हैमिल्टन कॉनिकल
कॉनिकल इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।